अस्सलाम वालेकुम। अ, हम लोग का जो चैप्टर है ना वो है रेंज ऑफ मोशन। एक्सट्रीम इजी है। एक एलईक्यू है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वाइवा के लिहाज से बहुत एक्सट्रीम इम्पोर्टेंट है क्योंकि सर इंडिकेशंस और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस बहुत पूछते हैं इसमें। फिर उसके बाद एक दो एलईक्यूज हैं, एक तो इंडिकेशन कॉन्ट्रा इंडिकेशन के साथ है और एक एंड पे है जो जिसका नाम है कॉन्टिन्यूअस पैसिव मोशन। ये दो हैं। इनको ऐसे हाईलाइट कर लो कि जब एलईक्यू आया ना, अगर इन दो में से, तो बेशक अगले दो क्वेश्चंस आपको अच्छे आते हैं लेकिन उनमें से एक मीडियम आता है, तो इस वाले क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करना कि ये क्वेश्चन ना सीधे सीधे नंबर दिलाता है। ठीक हो गया? तो अभी 17 बच्चे हो गए हैं लेकिन मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी हुई है, तो कोई मसला नहीं होगा। अच्छा, क्वेश्चन कौन-कौन से हैं? एक तो है सबसे पहले प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स फॉर अप्लाइंग रोम टेक्निक्स। उसके अंदर एग्जामिनेशन, इवैल्यूएशन एंड ट्रीटमेंट प्लानिंग आता है, फिर पेशेंट प्रिपरेशन आता है, एप्लीकेशन ऑफ टेक्निक्स आ जाता है और एप्लीकेशन ऑफ रोम आ जाता है, एआरओएम आ जाता है, फिर पीआरओएम आ जाता है। ठीक हो गया? रोम टेक्निक्स यानी प्रैक्टिकल से पहले ऊपर एक एलईक्यू बनता है, वो है। 1 मिनट। अच्छा सॉरी, वो और एंड पे ना कॉन्टिन्यूअस पैसिव मोशन उसका है और उसके साथ उसके बेनिफिट्स, उसका पास पेपर में बहुत दफ़ा क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक हो गया? हम अब बिस्मिल्लाह करते हैं। 22 बच्चे हैं, बाकी जिस बच्चे का थोड़ा-सा ऊपर-नीचे हो जाएगा तो रिकॉर्डिंग मैं साथ ही ना इंशाल्लाह डाल दूँगी, तो आप देख लेना। सबसे पहले सबसे आसान डेफिनेशन है रेंज ऑफ मोशन की। सीधी-सीधी डेफिनेशन है कि इज़ अ बेसिक टेक्निक यूज्ड फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ मूवमेंट एंड फॉर इनिशिएटिंग मूवमेंट इनटू अ प्रोग्राम ऑफ अ थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन। सीधी-सीधी डेफिनेशन कुछ भी नहीं है इसके अंदर कि हमारे पास बेसिक टेक्निक है, जिसके अंदर वो सारे प्रैक्टिकल आ जाने हैं जो आपने ना फर्स्ट ईयर में किए थे काइनी के अंदर। ठीक है? और सर ने इसको सिर्फ़ आपको ना 1 या 2 लैब के अंदर कंप्लीट करवा देते होते हैं और बहुत आसान है, सिर्फ़ रिवीजन ही होती है इन प्रैक्टिकल्स की। फिर आगे आ जाता है फुल मोशन पॉसिबल इज़ कॉल्ड द रेंज ऑफ मोशन व्हेन मूविंग अ सेगमेंट। जहाँ पे मैंने इसको किया है ना, ये मूवमेंट दैट इज़ necessary to accomplish functional activities can be viewed in simplest form as muscles or external forces moving इन वेरियस पैटर्न्स और इन रेंज ऑफ मोशन। मतलब ये हुआ है कि हमारे पास रेंज ऑफ मोशन में बेसिकली हम क्या चेक कर रहे होते हैं? चेक कर रहे होते हैं कि पैटर्न क्या चलेगा, हम लोग के पास कौन से मसल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, कौन सा जॉइंट इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक हो गया? फिर उसके बाद पेशेंट को कितना ईज़ है उसको करने में, उस सब चीज़ों को हम लोगों ने वहाँ पे एग्ज़ामिन करना होता है। रेंज ऑफ मोशन में सिंपली है, आपने मोस्टली ये होता है कि आपने पेशेंट को ना कहना होता है कि आप मुझे ये शोल्डर की फ्लेक्शन करके दिखाएँ। वो आपको करके दिखाता है, वो उसके आपको रेंज ऑफ मोशन का पता लग जाता है। मोस्टली पैसिव होती है, ठीक है? लेकिन बाद में जब आप अगर वो उसकी रेंज ऑफ मोशन कंप्लीट नहीं है जितनी होनी चाहिए जो रिक्वायर्ड है शोल्डर फ्लेक्शन के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपने उसको ऊपर
एक्टिव रेंज ऑफ मोशन की एक्सरसाइज अप्लाई करके उसको परफॉर्म करवाना है, ठीक है। लेकिन सबसे पहला क्या गोल रहेगा कि पेन ना हो, पेन रिलीफ करवाना है आपने, ठीक हो गया। पेन की वजह से ही बेसिकली आपकी रेंज ऑफ मोशन जो है वो रिस्ट्रिक्ट हुई है। क्यों? क्योंकि पेन हो रहा था, पेशेंट ने अपने उस जॉइंट को उस तरीके से उस रेंज में हिलाना ही बंद कर दिया है। इस वजह से उसकी रेंज ऑफ मोशन अब कम है, रिस्ट्रिक्शन आ गई है। फिर उसके बाद जहाँ पे मैंने दोबारा अंडरलाइन की हुई है लाइन, व्हेन मूविंग अ सेगमेंट थ्रू इट्स रोम ऑल स्ट्रक्चर्स इन द रीजन आर अफेक्टेड। सिंपल सी बात है, मसल, जॉइंट सर्फेसिस, कैप्सूल, लिगामेंट, फिशाई, वेसल्स एंड नर्व्स। फिर कहते हैं रोम एक्टिवेट्स एक्टिविटीज आर मोस्ट इजीली डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ जॉइंट रेंज एंड मसल रेंज। फिर उसके बाद ये बात तो सिंपल है ना कि जॉइंट रेंज और मसल रेंज की बात किया है कि अगर जॉइंट की रेंज क्या होगी, मसल की रेंज क्या होगी। मसल के आगे हमारे पास टेंडन होता है। आपको ये पता है ना कि अगर आपकी इतनी फ्लेक्सिबल नेक हो तो आप तो 180 के एंगल पे रोटेट कर सकते हो। लेकिन क्यों नहीं हम कर पाते? क्योंकि मसल जो है उसको आगे से रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइड कर देते हैं और उतनी रोटेट नहीं कर पाती है। इस वजह से उसकी रेंज ऑफ मोशन कम होती है। जब आप उसको रोटेशन में लेके आते हो, राइट साइड रोटेशन हो या लेफ्ट साइड रोटेशन हो, मसल्स की वजह से उसे ब्लॉकेज आ रहा है ना, पीछे से उसके मसल जो हैं उसको पुल बैक करने लग जाते हैं इस वजह से। तो उसने वही बात किया कि हमारे पास रेंज ऑफ मोशन 2 चीज़ों पर डिपेंड कर रही है, जॉइंट रेंज पे और मसल रेंज पे। फिर उसके बाद 2 वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनिशंस हैं, फंक्शनल एक्सकर्जन और उसके बाद 2 जॉइंट मसल्स क्या होते हैं। फिर उसके बाद एक्टिव इनसफिशिएंसी और पैसिव इनसफिशिएंसी। फंक्शनल एक्सकर्जन जो है ना, ये सर ने हम लोगों से जब क्लास टेस्ट हमारा ना एक पहला या दूसरा टेस्ट था, तो उसके अंदर ना सर ने हम लोगों का ना टेबल वाइवा भी लिया था। तो तब सर ने ना फंक्शनल एक्सकर्जन ना मेरे साथ आयशा गई थी उस दिन, तो मेरी क्लास चलो, तो उससे सर ने ना फंक्शनल एक्सकर्जन की डेफिनेशन पूछी थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इज द डिस्टेंस अ मसल इज कैपेबल इफ ऑफ शॉर्टनिंग आफ्टर इट हैज बीन इलोंगेटेड टू इट्स मैक्सिमम। वो कहते हैं कि मैक्सिमम डिस्टेंस जो एक मसल कैपेबल है ना कवर करने का, उसमें हमारे पास क्या टर्म यूज करेंगे हम? फंक्शनल एक्सकर्जन। अब आ जाता है टू जॉइंट मसल। टू जॉइंट मसल्स कौन से होते हैं? जो एक मसल दो जॉइंट्स को कवर कर रहा होता है, वो टू जॉइंट मसल्स होते हैं हमारे पास। उनमें हमारे पास उसने आगे एग्जांपल्स कौन कौन सी दे दी हुई हैं। हमें एग्जांपल उसने दी है बाइसेप ब्रेकाई की। If it contracts and moves the elbow into flexion and forearm into supination while simultaneously moving the shoulder into flexion, it shortens to a point known as active insufficiency. अब क्या हुआ है? हमारे पास बाइसेप्स ब्रेकाई जो कि हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, क्या करेगा? मूव करेगा एल्बो को फ्लेक्शन में, फोरआर्म को सुपिनेशन, जबकि साइमल्टेनियसली शोल्डर पे फ्लेक्शन हो रही है। 3 काम हो रहे हैं। टू जॉइंट मसल है, ठीक है। कहाँ से कहाँ जा रहा है? शोल्डर से इसकी ओरिजिन हो रही है और इसकी इंसर्शन हो रही है एल्बो जॉइंट के पास। एल्बो जॉइंट के आगे कौन से वाले बोन के ऊपर हो रही होती है? अल्ना या रेडियस में से एक में से हो रही होती है, ठीक है। तो अब क्या हुआ है कि हमारे पास हमने की है फ्लेक्शन ऑफ एल्बो, ठीक है। जैसी फ्लेक्शन ऑफ एल्बो हुई है ना, तो साथ में हमारी सुपिनेशन ऑफ फोरआर्म हुई है, ठीक है। सुपिनेशन ऑफ फोरआर्म हुई है, ये ऑटोमेटिकली कॉज कर रही है फ्लेक्शन ऑफ शोल्डर को। ये बात उसने की है। लेकिन एक पॉइंट पे जाके रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी जिसे हम कहते हैं एक्टिव इनसफिशिएंसी, वेयर इट कैन शॉर्टन नो मोर, देयर इज वन एंड ऑफ इट्स रेंज। The muscle is lengthened full range by extending the elbow, pronating the forearm, and simultaneously extending the shoulder. टोटली तीनों को चेंज कर दोगे तो हमारे पास फुली एलोंगेटेड हो जाएगा, तो इसे हम कह देंगे पैसिव इनसफिशिएंसी। अब रेड लाइन में बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, टू जॉइंट और मल्टी जॉइंट मसल्स नॉर्मली फंक्शन इन द मिड पोर्शन ऑफ देयर फंक्शन एक्सकर्जन वेयर आइडियल लेंथ टेंशन रिलेशन एग्जिस्ट। मतलब क्या हुआ कि हम लोगों ने याद होगा बायोमैकेनिक्स के अंदर टॉपिक पढ़े थे कि लेंथ टेंशन का क्या इफेक्ट होता है, लेंथ का क्या इफेक्ट होता है। जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व वाला चैप्टर था उसके अंदर एंड पे फैक्टर्स थे जो एलईक्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट थे। उसके अंदर अब वो उसी बात को एक तरह से रिपीट कर रहा है कि हमारे पास या तो टू जॉइंट मसल है या हमारे पास मल्टी जॉइंट मसल्स हैं। वो हमारे पास नॉर्मली फंक्शन करते हैं एट द मिड पॉइंट पोजीशन
एट द मिड पोर्शन ऑफ देयर फंक्शन एक्सकर्जन। एक्सकर्जन में उसने कहा है कि उसके मैक्सिमम किस लेवल तक वो शॉर्टन हो सकता है, वहां तक की बात। उसके उसके मिड पॉइंट तक आइडियली वर्क करेगा, जहां पे हमारे पास लेंथ टेंशन रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है आइडियल फॉर्म में। समझ आई बात की? फिर उसके बाद कहते हैं कि हमारे पास जो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहे होते हैं, जो कि रेंज ऑफ मोशन को मेंटेन कर रहे होते हैं, वो सिस्टेमिक है। आपकी नर्व्स होगी, ब्लड सप्लाई हो गई, जॉइंट हो गया, न्यूरोलॉजिकल में नर्व्स आ गया, मस्कुलर डिजीजेज आ गई, सर्जिकल और ट्रोमेटिक इंसर्ट्स आ गया, और सिंपली इनएक्टिविटी और इमोबिलाइजेशन फॉर एनी रीजन, जैसे कास्ट वगैरह हम लोग लगा देते हैं, पीओपी वगैरह हो गया। उसने कहा है कि हमारी रेंज ऑफ मोशन किसकी वजह से अफेक्ट हो रही है। 5 बातें हैं। कौन-कौन सी चीज़ें हैं? सिस्टेमिक, कोई ब्लड सप्लाई का मसला हो सकता है, ऑक्सीजन सप्लाई का मसला हो सकता है, जॉइंट के जॉइंट में कोई मेल न्यूट्रिशन की वजह से वो उसकी रेंज ऑफ वो मेल न्यूट्रिशन हो गई या पेन होने लग गया, तो अब आगे रेंज ऑफ मोशन कंप्लीट नहीं है। न्यूरोलॉजिकल, कोई नर्व डैमेज हो गई है, मस्कुलर डिजीजेस। मस्कुलर डिजीजेस हमने कौन-कौन सी पढ़ी हुई है? मायोपैथीज पढ़ी हुई है ना? कोई एक नाम बताओ तो मुझे। जाग रहे हो? मेरा ही इम्तिहान लेना है? मुझे भी नहीं वैसे अभी याद कोई आ रही मायोपैथी। मुझे वो याद आ रही है जिसमें अ, एक तो टैक्सिया था ना, टैक्सिया के अलावा कौन सी थी जिसका मैंने बताया भी था। उसके अंदर जो होते हैं वो इटसेल्फ उसकी बैक फायरिंग की वजह से मसल डैमेज होने लग जाता है और मसल वीकनेस स्टार्ट हो जाती है। मस्कुलर माइथीनिया डिजीज। ग्रेविस। हाँ, मिस्टीनिया ग्रेविस के अंदर क्या होता है कि बैक फायरिंग होने लग जाती है हमारे पास, और मसल वीकनेस होने लग जाती है। और जो मैं बता रही हूँ मिस्टीनिया ग्रेविस में तो मसल स्केलेटल मसल्स पे होता है ना, जो मैंने पहले लेक्चर के अंदर बताया था ना, या दूसरे लेक्चर पहले लेक्चर में बताया था शायद। उसके अंदर तो हमारी जो शीट होती है ना नर्व्स के ऊपर, वो डिस्ट्रॉय होने लग जाती है। तो उसके अंदर ये होता है कि उस वक़्त उसमें भी ना हमारे पास फिर वीकनेस, और हमारे पास रिफ्लेक्सेस स्लो हो जाते हैं। सर्जिकल और ट्रॉमेटिक इंसल्ट्स, कोई हमारे पास इंजरी वगैरह हो गई है, या हमारे पास ओपन वुंड है, और या उसके स्क्रूज वगैरह डले हुए हैं, प्लेट्स वगैरह डली हुई हैं, वो भी इफ़ेक्ट करती हैं रेंज ऑफ मोशन को। आगे बहुत आसान चीज़ आ गई। ये इतना आसान है कि अगर आपने आज अच्छी तरह पढ़ लिया ना, कल आपको इसको रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस पेपर में 1 दफ़ा देखा, 2 मिनट के अंदर और फ़ारिग। 3 चैप्टर तो बहुत आसान है ना, ये चैप्टर हो गया, 2 चैप्टर हो गया, 9 चैप्टर हो गया, 7 चैप्टर, 4 चैप्टर हो गए, ठीक हो गया, और मैनुअल। ये ऐसे है कि अगर आप पेपर दे के आते हो ना, और आप ये इतना सिलेबस आप कर लेते हो अगली फजर से पहले, तो आपके पास सिर्फ मेजर चैप्टर जो याद करने वाले रह जाते हैं ना, वो आपके पास 4, 5 और 6, ये 3 रह जाते हैं। उन पे थोड़ा टाइम भी लगता है, तो वो कवर हो जाते हैं। फिर आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम आ जाता है कि आप रिवीजन कर सकते हो, आप पास्ट पेपर्स को देख सकते हो। अगर कोई एलईक्यू ऐसा है जो, और इतनी ज़्यादा स्लाइड्स भी तो हैं, स्पाइनल सिंड्रोम्स और उसकी वो सारी, तो वो भी करनी है। तो एक दिन में आप ये करो, और उसके बाद रिवीजन बहुत आराम से होती है। अच्छा, अब आ गया है टाइप्स ऑफ रोम एक्सरसाइजेस। 3 तरह की होती हैं, पैसिव रोम, एक्टिव रेजिस्टिव रोम। पैसिव रोम में हमारे पास क्या होता है, आपने पेशेंट को खुद ही कहना है वो करे। वॉलंटरी, हमने उसको कोई बाहर से फोर्स नहीं देनी है, ठीक है? डेफिनेशन पढ़ लेते हैं हम यहाँ पे। पैसिव रोम इज अ मूवमेंट ऑफ अ सेगमेंट विद इन द अनरिस्ट्रिक्टेड ROM that is produced entirely by an external force. There is little to no voluntary muscle contraction. The external force may be from gravity, a machine, another individual, or any other part of the individual's own body. मतलब ये कि आप फॉर एग्जांपल आप एक पेशेंट फ्रोजन शोल्डर के साथ आया, आप उसको कहते हो कि आपने खुद ही एक्सरसाइज करनी है, ठीक है? खुद एक्सरसाइज में ये होगा कि आपने उसके आर्म्स को ना ऊपर की तरफ लेके जाना बताना है। एक मिनट मैं इसका ना वीडियो ऑन करके बताती हूँ, बहुत आसान है।
अच्छा, फ्रोज़न शोल्डर है, ठीक है? तो हमने ना पेशेंट को ना, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल उसका लेफ्ट साइड का हुआ है, राइट साइड का हुआ है, ठीक है? तो आपने ना उसको कहना है कि अपने अपोज़िंग वाले के साथ कैसे करना है, अपने हाथ को पकड़ा है ऐसे, दूसरे वाले हैंड से लिफ्ट करना है और उसको ना आगे लेके जाने को कहना है और उसको कहना है ऊपर लेके जाए, जहाँ तक वो लेके जा सकता है। फिर उसके बाद वापस नीचे लेके आए, फिर ऊपर लेके जाए, फिर वापस नीचे लेके आए। फिर ऊपर लेके जाए, ये चीज़ आ जाती है। ये होती है हमारे पास पैसिव रेंज ऑफ मोशन। क्या हो रहा है कि पेशेंट खुद कर रहा है, ठीक है? पेशेंट का अपना ही अदर पार्ट ऑफ बॉडी लग रहा है साथ में, ये बात की है। फिर उसके बाद आ गया है एक्टिव रोम। एक्टिव रोम में वो क्या कहता है कि इज़ अ मूवमेंट ऑफ अ सेगमेंट विद इन द अनरिस्ट्रिक्टेड रोम दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द एक्टिव कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स क्रॉसिंग दैट जॉइंट। सेम बात है कि एक्टिवली आपने उसको कहना है कि अपनी वो रेंज ऑफ मोशन को कंप्लीट करो। एक्टिव रेजिस्टेंस में आपने पेशेंट को साथ में असिस्ट करना होता है कि रेंज ऑफ मोशन को कंप्लीट कर ले। इतनी कोई साइंस बड़ी नहीं है, आप डेफिनेशन पढ़ोगे इजीली समझ आ जाएगी। उसमें उसने एक्टिव रेजिस्टेंस में मैनुअली और मैकेनिकली उस दोनों की बात कर ली। और प्राइम मसल मूवर्स जो होते हैं ना, वो नीड रिक्वायर करते हैं, बेसिकली असिस्टेंस कंप्लीट हो जाता है। आगे आ जाते हैं इंडिकेशन, गोल्स एंड लिमिटेशन ऑफ रोम। उसमें तीनों के अलग-अलग बता दिए हैं। सबसे पहले है पैसिव रोम, फिर उसके बाद आगे आ जाते हैं एक्टिव एंड एक्टिव रेसिस्टिव रोम का इकट्ठे, ठीक है? अब उसमें उसने कहा है कि पैसिव रोम की इंडिकेशंस क्या हैं? एक्यूट, इन्फ्लेम्ड टिश्यू, पैसिव मोशन इज़ बेनिफिशियल। एक्यूट है, इन्फ्लेम्ड है, आपने पैसिव मोशन करवानी है, ठीक है? किसी के से वही बताया मैंने, फ्रोजन शोल्डर है, एक्यूट फॉर्म में है, पेन हो रहा है, लेकिन रेंज ऑफ मोशन जो है हमारे पास अब रिस्ट्रिक्ट हुई हुई है, तो क्या उसे कहा है आपने कि आपने खुद करनी है एक्सरसाइज, अनलेस ये हो कि वो टोटली जैम्ड है उसका शोल्डर और इस कदर पेन है कि वो खुद नहीं कर सकता, तो तब आपने खुद उसकी हेल्प करनी है और आपने उसके अंदर आ जाना है, एक्टिव या एक्टिव रेजिस्टेंस में आ जाना है। एक्टिव में तो नहीं आएगा, एक्टिव असिस्टिव में आ जाएगा ये। फिर उसके बाद ये इन्फ्लेमेशन आफ्टर इंजरी और सर्जरी जो है यूजुअली लास्ट 2 to 6 डेज। ये एज एन एमसीक्यू याद कर लेना है। व्हेन अ पेशेंट इज नॉट एबल टू और नॉट सपोज्ड टू एक्टिवली मूव अ सेगमेंट ऑफ द बॉडी और as when comatose, paralyzed or a complete bed rest, movement is provided by external source। अब इसके अंदर ये हुआ है, उसने कहा है पैसिव रोम में तब जब पेशेंट हमारे पास कंप्लीट बेड रेस्ट पे है, पैरालाइज्ड है या कोमा में है, तब अगर आप मैनुअली उसको करवा रहे हो, उसको असिस्ट कर रहे हो, तो ये भी पैसिव रेंज ऑफ मोशन में आएगा। तब उसको आप एक्टिव रेजिस्टिव रेंज ऑफ मोशन वाली एक्सरसाइजेज में नहीं लेके जाओगे। गोल्स क्या होंगे हमारे पास? मेंटेन करना है जॉइंट एंड कनेक्टिव टिश्यू मोबिलिटी को, मिनिमाइज द इफेक्ट्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्चर हो जाएगा, मेंटेन मैकेनिकल इलास्टिसिटी ऑफ मसल्स हो जाएगा, असिस्ट टू सर्कुलेशन ऑफ वास्कुलर डायनामिक्स। हर एक एक्सरसाइज का बेसिक पहला गोल आपने उसके जो है ना, असिस्ट सर्कुलेशन ऑफ वास्कुलर डायनामिक्स कर देना है, ब्लड सप्लाई इंप्रूव हो जाएगी, न्यूट्रिशन इंप्रूव हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है, हर एक में होता है। आपकी न्यूट्रिशन और ब्लड सप्लाई इंप्रूव होगी ना, आपकी आधी गेम सॉल्व हो जाती है, ठीक है? इनहेंस साइनोवियल मूवमेंट फॉर कार्टिलेज न्यूट्रिशन एंड डिफ्यूजन ऑफ मटेरियल्स इन द जॉइंट। सीधी बात, वही जो मैंने अभी कहा है ना कि आपकी न्यूट्रिशन और ये कार्टिलेज के अंदर हमारे पास साइनोवियल मूवमेंट वगैरह होने लगी, आपका आधा काम आसान हो जाता है। फिर है डिक्रीज और इनहिबिट पेन। सबसे पहले आप लोगों ने लिखना ही पेन का है कि आपने पेन रिलीफ आपकी हर चीज के अंदर, स्ट्रेचिंग हो गई आपके पास, रेजिस्टिव एक्सरसाइजेज हो गई, ठीक है? आपने सब में पहले करना ही है कि आपने पेन को इनहिबिट या डिक्रीज करना है। असिस्ट विद द हीलिंग प्रोसेस आफ्टर इंजरी और सर्जरी। हीलिंग प्रोसेस में असिस्ट करेगा ये हमारे पास पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज। हेल्प मेंटेन द पेशेंट्स अवेयरनेस ऑफ मूवमेंट को, उसको अपनी जो जैसे होता है ना कि अगर कास्ट लग गया, मैंने आपको बताया था चैप्टर इम्पेयरमेंट्स वाले टॉपिक में क्या हुआ था, जो ये हुआ था ना कि हमारे पास एक तो उसको पेन था, उसका एंकल स्प्रेन हुआ, मसल टियर हुआ, सब कुछ हुआ, तो उसको हम लोगों ने कास्ट लगा दिया। अब कास्ट उतारने के बाद क्या हुआ, उसका गेट प्रॉब्लम आ गया। तो अब हमारे पास पैसिव रेंज ऑफ मोशन, हमारे पास क्या रेंज ऑफ मोशन हमारे पास क्या हेल्प कर रही है? पेशेंट की अवेयरनेस ऑफ मूवमेंट को, कि उसे वो अपनी मूवमेंट को ना दोबारा रीगेन करने में प्रॉब्लम ना हो। अदर यूजेस में क्या आ जाता है हमारे पास? लिमिटेशन ऑफ मोशन को हम लोग डिटरमिन कर सकते हैं, जॉइंट स्टेबिलिटी को डिटरमिन कर सकते हैं, मसल फ्लेक्सिबिलिटी को डिटरमिन कर सकते हैं, सॉफ्ट टिश्यू इलास्टिसिटी को डिटरमिन कर सकते हैं। ये वो चीजें हैं जो आपने एग्जामिन करनी है।
When a therapy is teaching an active exercise program, passive range of motion is used to demonstrate the desired motion. सीधी सी बात। फिर उसके बाद है जब थेरेपिस्ट पेशेंट को बता रहे हैं कि स्ट्रेचिंग कैसे करनी है, तो रोम मोस्टली हमारे पास जो है ना पैसिव रेंज ऑफ मोशन मोस्टली हमारे पास हेल्प कर रही होती है। मोस्टली हमारे पास हेल्प कर रही होती है पैसिव स्ट्रेचिंग टेक्निक्स के अंदर। उसके बाद है लिमिटेशन इसकी क्या हो जाएंगी, मसल एट्रोफी को प्रिवेंट करने के लिए, इंक्रीज स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस को, असिस्टेड सर्कुलेशन टू द एक्सटेंट दैट एक्टिव वॉलंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन डज। इन चीजों में हम लोग यूज नहीं करेंगे पैसिव रेंज ऑफ मोशन। अब आ जाता है एक्टिव एंड एक्टिव असिस्टिव रेंज ऑफ मोशन। ठीक है, उसके इंडिकेशंस हमारे पास पहले आ जाएंगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद गोल्स आ जाएंगे और उसकी लिमिटेशंस आ जाएंगी। सबसे पहले हमारे पास, ठीक है, अब हमारे पास इसका क्या है, सबसे पहला हमारा व्हेन अ पेशेंट इज एबल टू कॉन्ट्रैक्ट द मसल एक्टिवली एंड मूव अ सेगमेंट विद और विदाउट असिस्टेंस, एक्टिव रेंज ऑफ मोशन इज यूज्ड। उसकी डेफिनेशन सीधी बताई है उसने। व्हेन अ पेशेंट हैज वीक मस्कुलेचर एंड इज अनएबल टू मूव जॉइंट थ्रू द डिजायर्ड रेंज, active assistive range of motion is used to provide enough assistance to the muscles in a carefully controlled manner so the muscle can function at its maximum level and be progressively strengthened। ये नहीं है कि एक दफा में आपने उसका जॉइंट पकड़ा और वो गया, ये नहीं है। प्रोग्रेसिवली, बहुत आराम आराम से। आपने 10 रेपिटेशंस एक वीक के अंदर कही हैं, तो फिर अगले वीक के अंदर आपने 15 कहना है। ये भी नहीं है कि 20 डायरेक्ट 10, लेकिन आपके 7 डेज के लिए 10 ही चलनी है, प्रोग्रेसिवली, आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, वो बात की है। फिर उसके बाद कहते हैं वंस पेशेंट गेन कंट्रोल ऑफ देयर रोम, दे आर प्रोग्रेस टू मैनुअल और मैकेनिकल असिस्टेड एक्सरसाइज टू इम्प्रूव द मसल परफॉर्मेंस फॉर रिटर्न टू द फंक्शनल एक्टिविटीज। अब आप उसको, पता है आपको ये बात, आप एक तरह से ना आप अपने ना मसल्स को, नर्व्स को एक लेसन दे रहे हो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करके, कि जो आप रेजिस्टेंस दे रहे हो ना, वो उसका जो पेन है, जो उसकी रिस्ट्रिक्शन है, वो ज्यादा है आपकी अपनी पेन से। बात की समझ आ रही है? मतलब आप एक जगह पे रेजिस्ट कर रहे हो, ठीक है, पेशेंट की जितनी रेजिस्टेंस है, जितनी पेन हो रही है उसको ऑलरेडी, जब एक थेरेपिस्ट उससे ज्यादा देगा तो हमारे जो नर्व्स हैं, मसल्स हैं, वो इस चीज की तरफ अडेप्ट करेंगे ना, कि हमारा पेन ज्यादा वो वाला जो आ रहा है उससे ये थोड़े वाला पेन तो कुछ भी नहीं है, बैक टू नॉर्मल होने लग जाएगा ना वो। ये बात है, ये इस कदर एक गेम चेंजिंग पॉइंट है ना, कि अगर आपको ये समझ आ जाए ना कि जितनी उसको पेन हो रही है, आप उससे सिर्फ 1 LB फॉर एग्जांपल 1 पाउंड आप इंक्रीज करके आप रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर दो, और उसके बाद चेक करो कि उसकी एक्टिविटी इंक्रीज होगी, रोम इंक्रीज होगी। ये तो मेरे सामने की बात है। जब मैं क्लिनिक पे सर के पास ऑब्जर्वरशिप पे होती थी ना, तो सर ने अक्सर ये हमारे सामने ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाया हुआ है। मोस्टली जो वहाँ पे फ्रोजन शोल्डर के बहुत पेशेंट आते होते थे, उनके ऊपर बहुत दिखाया हुआ है कि देखो वो पेन जो उसको ऑलरेडी फील हो रहा है, उससे ज्यादा अगर आपने दिया है तो ऑटोमेटिकली बात है कि उसको वो दर्द कम लगेगा, जो आप दे रहे हो वो ज्यादा लगेगा, तो वो जो कम वाला दर्द है उसको वो ओवरकम कर लेता है और उसकी रेंज ऑफ मोशन इंप्रूव हो जाती है। फिर उसके बाद है व्हेन अ सेगमेंट ऑफ अ बॉडी इज इमोबिलाइज्ड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक्टिव रेंज ऑफ मोशन इज यूज्ड ऑन द रीजन अबव एंड बिलो द इमोबिलाइज्ड सेगमेंट टू मेंटेन द एरिया। वही कह रहा है कास्ट वगैरह अगर लगा दिया उसकी वजह से, तो जो हमने वहां पे रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज प्रोवाइड करनी है वो हमारे पास क्या है, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज होंगी, वो हमारे पास एक्टिव रेंज ऑफ मोशन होगी। एक्टिव रेंज ऑफ मोशन कैन बी यूज्ड फॉर एरोबिक कंडीशनिंग प्रोग्राम एंड इज यूज्ड टू रिलीव स्ट्रेस फ्रॉम सस्टेन्ड पोस्चर्स। मोस्टली हमारे पास एरोबिक कंडीशनिंग प्रोग्राम्स किन के लिए होते हैं, क्लाइंट्स के लिए होते हैं, पेशेंट्स के लिए बहुत कम होते हैं। जो लोग फिटनेस प्रोग्राम्स को के अंदर इन्वॉल्व होते हैं ना, वो ज्यादातर एरोबिक कंडीशनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, उनके अंदर होते हैं। इनमें क्या होता है, जॉगिंग आ जाती है, रनिंग आ जाती है, ट्रेडमिल पे रनिंग आ जाती है, वो चीजें ये सारी एरोबिक है। आपका हमारा सारा सीवीएस जो है ना वो इन्वॉल्व हो रहा होता है। ठीक है, आप
जब वो वाली एक्सरसाइज कर रहे हो ना, तो वो एक्टिव रेंज ऑफ मोशन में आ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे मैकेनिकली आप एक प्रॉपर टूल प्रोवाइड कर रहे हो उनको एक्सरसाइज वगैरह करवाने में। अब इसके गोल क्या है? फिजियोलॉजिकल इलास्टिसिटी एंड कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ पार्टिसिपेटिंग मसल्स को इम्प्रूव करेगा, मेंटेन करेगा, प्रोवाइड करेगा सेंसरी फीडबैक फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टिंग मसल्स, प्रोवाइड करेगा स्टिमुलस फ्रॉम बोन एंड जॉइंट टिश्यू इंटेग्रिटी, सर्कुलेशन इंक्रीज करेगा, प्रिवेंट करेगा थ्रोम्बस फॉर्मेशन को। प्रिवेंट करेगा थ्रोम्बस फॉर्मेशन को मतलब यह है कि पेशेंट नॉर्मल ही है, उसकी सिर्फ और सिर्फ मेंटेनेंस हो रही है। डेवलप करेगा कोऑर्डिनेशन एंड मोशन मोटर स्किल्स फॉर फंक्शनल एक्टिविटीज। फिर लिमिटेशंस क्या आ जाएंगी? हमारे पास स्ट्रॉन्ग मसल्स के लिए एक्टिव रोम मेंटेन या इंक्रीज नहीं करती है स्ट्रेंथ, वो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, उसको मजीद कितना स्ट्रॉन्ग कर लेना आपने। ठीक है, स्ट्रॉन्ग मसल्स को मजीद स्ट्रॉन्ग मसल ये नहीं होता कि बल्कि है, मैस ज्यादा है तो वो स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग उनकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। स्ट्रेंथ हमें कैसे पता लगती है? पावर और इंड्योरेंस के प्रिंसिपल से। हम लोगों को याद है ना कि पावर क्या होती है और इंड्योरेंस क्या होती है? पावर में हमने वन टाइम लिफ्टिंग होती है, इंड्योरेंस में हम लोगों ने चेक करना होता है कितने टाइम लिफ्टिंग एक ही वेट के साथ बंदा कर सकता है कि उसकी जब तक बस नहीं हो जाती। इट डज नॉट डेवलप स्किल और कोऑर्डिनेशन एक्सेप्ट इन द मूवमेंट पैटर्न्स यूज्ड। वो कहता है कि स्किल और कोऑर्डिनेशन नहीं करवाती हैं, वो पैसिव रेंज ऑफ मोशन होते हैं। तब वहां पे हम मोटर लर्निंग करवा रहे होते हैं कि जो ऑलरेडी आपके पास एक चीज चल रही है, आप उसको चेक करने के लिए कि अच्छा। अब आ गया है हमारे पास, सॉरी अगला पेज का नाम भूल गई। ठीक हो गया। अब इस टेबल के अंदर वही समरी लिखी हुई है, इंडिकेशंस एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, प्रिकॉशंस दी हुई हैं हमारे पास। हम लोगों ने पेन फ्री रेंज में हम लोगों ने हमेशा करवानी होती है साइंस टू मच, और रॉन्ग मोशन में हमेशा कभी भी नहीं करवानी होती कि पेन और इन्फ्लेमेशन इंक्रीज ही कर जाए। ठीक हो गया। फिर उसके बाद है प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग रोम टेक्निक्स। टेक्निक्स में हमारे पास वही सिंपल सादा वही बातें हैं जिसमें हम लोग को, अगर आपको एक ये एलईक्यू आ जाता है, आपको नहीं याद मैंने क्या लिखना था, वैसे लिखो जैसे आपने एक पेशेंट को डील करना है। राइट साइड से अप्रोच करना है, कंसेंट लेनी है, फिर उसके बाद आपने अपनी गेम स्टार्ट करनी है। किस चीज की? एग्जामिन एंड इवेलुएट द पेशेंट्स इम्पेयरमेंट्स एंड लेवल ऑफ फंक्शनिंग, पहला। दूसरा, डिटरमिन द एबिलिटी ऑफ अ पेशेंट टू पार्टिसिपेट इन द रोम एक्टिविटी। उससे कैसे पता है, वो कैसे पता लगेगा आपको? आप पेशेंट को कहोगे कि ये आप मुझे फ्लेक्शन करके दिखाएं, पता लगेगा आपको इससे कि पेशेंट कितनी कर लेगा, कितनी रेंज ऑफ मोशन को कंप्लीट करेगा, उसके बाद नहीं हो पा रही है, या उसके बिहेवियर से पता लगेगा कि उसकी वो कितनी पार्टिसिपेशन शो कर रहा है। फिर उसके बाद है डिटरमिन द अमाउंट ऑफ मोशन दैट कैन बी अप्लाइड सेफली। ये भी आपको उसके लेवल ऑफ पेन कितना हो रहा है उसको, 1 2 3 4 5, उसके मुताबिक पता लगेगा। अगर उसको पेन बहुत ज्यादा हो रहा है तो आप उतना ही कम अमाउंट ऑफ मोशन करवाओगे, यानी कि उसके रेपिटेशन उतनी कम हो जाएंगी। फिर है डिसाइड व्हाट पैटर्न्स कैन बेस्ट मीट द गोल्स। रोम टेक्निक में बी परफॉर्म्ड इन द 4 major patterns: anatomic planes of motion, muscle range of elongation, combined patterns, function patterns। एनाटॉमिक प्लेन ऑफ मोशन में फ्रंटल सेजुलर ट्रांसवर्स, सीधे सीधे आपके एनाटॉमी से रिलेटेड जो आपके प्लेन्स है ना उनकी बात हुई है। फिर है मसल रेंज ऑफ इलोंगेशन के एंटागोनिस्टिक टू द लाइन ऑफ फ्लो मसल, कि आपने जो मसल इन्वॉल्व कर रहे हो एक्टिविटी में, आपने उसके एंटागोनिस्ट जो मसल है उनकी डायरेक्शन में पुल करना है। मतलब समझ आई है कि आपने फॉर एग्जाम्पल सुपिनेशन को रेजिस्ट करना है, ठीक है? तो सुपिनेशन को रेजिस्ट करने के लिए फ्लेक्जन को फॉर एग्जाम्पल चलो कर लो, फ्लेक्जन को रेजिस्ट करना है तो आपने उसके लिए कहाँ फोर्स लगानी होती है? डाउनवर्ड लगानी होती है। क्या करा रहे होते हैं? एक्सटेंशन करा रहे होते हो। फिर उसके बाद है कंबाइंड पैटर्न्स, डायगोनल मोशंस और मूवमेंट दैट इनकॉर्पोरेट सेवरल प्लेन ऑफ मोशन। इसमें क्या आ जाता है? एक्सटर्नल इंटरनल रोटेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट। अगर आप उसके शोल्डर के ऊपर रोटेशन करवा रहे होते हो
थ्री डायमेंशनल होता है, तो वो चीज़ें हमारे पास कंबाइंड पैटर्न में आ जाती है, फंक्शन पैटर्न्स आ जाते हैं। मोशन यूज्ड इन एक्टिविटीज और डेली लिविंग, आपने उसको एक्सरसाइज कैसे करवानी है। फॉर एग्जांपल मैंने कल भी आपको बातें बताई थी कि आप पेशेंट को कहते हो कि फोक के साथ उसको ईटिंग करना सिखाते हो, खाना खाना सिखाते हो कांटे से, वो सारी गेम फंक्शनल एक्टिविटीज की एक्सरसाइजेज में आ जाती हैं। आप उसकी सॉरी, मेरे घर की ना बेल बहुत लंबी है, तो सॉरी उसके लिए। फिर उसके बाद है मॉनिटर द पेशेंट्स जनरल कंडीशन, उसके क्या हमारे पास सिस्टम रिव्यू करना है, हमने डॉक्यूमेंट करना है सारा का सारा जो हमारे पास फाइंडिंग्स है, और उसकी इंटरवेंशंस करनी है, रीइवैल्यूएट करना है, मॉडिफाई द इंटरवेंशंस एज नेसेसरी, कि जो आपने इंटरवेंशंस का आपको मैंने बताया था ना कि जो आपने प्लान बनाना है उसके अंदर सारी की सारी चेंजेस वगैरह आपने किस ग्रुप के मुताबिक करना है, सारी चीज़ें वो आपने उसको मॉडिफाई करना है और उसको एज़ सिंपल एज़ पॉसिबल करके आपने आगे प्रोवाइड करना होता है। फिर पेशेंट की प्रिपरेशन कैसे करनी है, कम्युनिकेट करना है, उसको समझाना है, कंसेंट लेनी है पहले, फिर उसके बाद आपने उसको करके एक दफ़ा खुद दिखाना है, फिर उसके बाद उसको एक तरीके से एजुकेट करना है, ठीक है? फिर उसके बाद फ्री द रीजन फ्रॉम रिस्ट्रिक्टिव क्लॉथिंग, कि अगर हमारे पास अ, अगर मेल है तो हमारे पास उसकी आपने शर्ट वगैरह उतरवा देनी है, अगर अपर लिम्ब की है, अगर लोअर लिम्ब की है तो आपने जो है उसको शॉर्ट्स वगैरह के अंदर कहना है कि आप शॉर्ट्स वगैरह पहन लें। या हमारे कंट्री में तो इस कदर नहीं है, लेकिन बाहर के कंट्रीज में ये होता है कि जब आप इस तरीके से एक्सरसाइज के लिए आते हो ना, तो वो कहते हैं कि जितना कम हो सके उतना कम पहन के आएँ, ताकि जो क्लॉथ्स की वजह से, कपड़ों की वजह से एक रेंज ऑफ मोशन को कंप्लीट करने के लिए रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी ना, वो ना आए। तो उसने वो कहा है कि अगर कोई लिनेन स्प्लिंट्स वगैरह है, ड्रेसिंग हुई हुई है, तो आपने वो कर दो, ड्रेप द पेशेंट एज नेसेसरी। अगर कहीं पे ऐसे है कि ओपन वुंड वगैरह है, तो आपने उसको कवर कर देना है। फिर उसके बाद है पोजीशन द पेशेंट है कंफर्टेबल पोजीशन, जनरल बात है, आपने उसको सबसे ज़्यादा जो कंफर्टेबल पोजीशन सिटिंग है, अगर सिटिंग में नहीं होता तो लाइंग है, लाइंग में प्रोन है, प्रोन नहीं होती तो आपने सुपाइन है, उसके अंदर करके आपने उसको वो करना है, एक्सरसाइज करवानी। पोजीशन योरसेल्फ सो प्रॉपर्ली बॉडी मैकेनिक्स कैन बी यूज्ड, मतलब ये है कि ये भी ना हो कि आप खुद ही मुश्किल में हो, आपके अपने भी हैंड्स फ्री हो और उसको प्रॉपर्ली गाइड कर सके। ठीक हो गया? फिर एप्लीकेशन ऑफ टेक्निक आ जाएगा। टेक्निक का मतलब ये एप्लीकेशन ऑफ टेक्निक में सबसे पहली बात ये है कि आपको खुद टेक्निक आती होगी तो ही आप अप्लाई करोगे। पहले आप खुद उसमें एफिशिएंट हो, फिर उसके बाद करो। कहते हैं कंट्रोल मूवमेंट ग्रैस्प द एक्सट्रीमिटी अराउंड द जॉइंट। इफ द जॉइंट्स आर पेनफुल, मॉडिफाई द ग्रिप, स्टिल प्रोवाइडिंग सपोर्ट नेसेसरी फॉर कंट्रोल। सिंपल सी बात है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। सपोर्ट एरियाज ऑफ पुअर स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी सच एज हाइपरमोबाइल जॉइंट, रिसेंट फ्रैक्चर साइट और पैरालाइज सिंपल लिम्ब सेगमेंट। हमने उन एरियाज में जहाँ पे पुअर स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी है कि वहाँ पे हमारे पास हाइपर मोबिलिटी है, जो जॉइंट है वो हाइपर मोबाइल हुआ है, जो रेंज ऑफ मोशन एक 180 है वो वहाँ पे 200 प्रोवाइड कर रहा है। आपने उसको प्रॉपर्ली ग्रैस्प करना है, उन जगहों को सपोर्ट कर देना है या उनको रिस्ट्रिक्ट कर देना है। मूव द सेगमेंट थ्रू इट्स कंप्लीट पेन फ्री रेंज। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, कंप्लीट पेन फ्री रेंज टू द पॉइंट ऑफ टिश्यू रेजिस्टेंस। पेन फ्री रेंज से पॉइंट ऑफ टिश्यू रेजिस्टेंस की तरफ आपने मूव करना है। डू नॉट फोर्स बियॉन्ड द अवेलेबल रेंज। इफ यू फोर्स मोशन इट बिकम्स अ स्ट्रेचिंग टेक्निक। स्ट्रेचिंग टेक्निक में ये होता है ना कि आपने जो अगर पुल किया ना तो वो स्ट्रेचिंग हो जाती है, लेकिन आप स्ट्रेचिंग तो नहीं करवा रहे हो। रेंज ऑफ मोशन से ऊपर जाओगे, अपनी फोर्स को लगाओगे तो हमारे पास स्ट्रेचिंग आ जाएगी, लेकिन आप स्ट्रेचिंग नहीं करवा रहे हो, आप रेंज ऑफ मोशन की टेक्निक्स अप्लाई कर रहे हो। परफॉर्म द मोशन स्मूथली एंड रिदमिकली with 5 to 10 repetitions. The number of repetitions depends on the objects of the program and the patient's condition and response to the treatment. Application of
पैसिव रेंज ऑफ मोशन में क्या होगा, एक्सटर्नल मूवमेंट होगी, नो एक्टिव असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड बाय द पेशेंट दैट क्रॉस द जॉइंट, इफ द मसल कॉन्ट्रैक्ट इट बिकम्स एन एक्टिव एक्सरसाइज। अगर कॉन्ट्रैक्शन होगी तो एक्टिव एक्सरसाइज होगी। टाइम अप हो रहा है तो आप लोग ना दोबारा ज्वाइन कर लेना सेम लिंक से। तो मैं अभी एंड करने लगी मीटिंग।